दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं धर्मराज प्रसाद। अभी जो बांग्लादेश में जो लोकतंत्र की थोड़ी बहुत जो आस बची थी ना, वो भी खत्म हो गई। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी बांग्लादेश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री, जिनको भूतपूर्व प्रधानमंत्री कहना भी गलत है, क्योंकि वो बांग्लादेश की चुनी हुई प्रधानमंत्री थी और वो पूरी तरीके से जनता की मत से लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई थी। लेकिन चुनी हुई सरकार को वहां के मोहम्मद यूनुस, जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता है, और वो मोहम्मद यूनुस ने वहां पर कट्टरपंथियों को भड़काया और छात्रों को भड़काकर उग्र आंदोलन किया। और वो आंदोलन नहीं था, वो एक्चुअल में एक उग्रता थी, एक बर्बरता थी बांग्लादेश में, और वहां की लोकतंत्र की हत्या की साजिश थी। और हत्या लगभग हो भी गई, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री आवास को घेर लिया और उसके बाद उनके साथ तरह तरह के बदतमीजियां की गई और उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। शेख हसीना बहुत मुश्किल से अपने जान बचाकर भागी। और अभी उनके साथ ही साथ वहां के गृह मंत्री असदुज्जमान कमाल खान जो हैं, वो भी जान बचा के भागे और वो दोनों को दोनों भारत में शरण लिए। और भारत सरकार ने उन्हें शरण दी, इसलिए उन दोनों का जान बचा, क्योंकि उन लोग को भारत के अलावा कोई और ऐसा देश नहीं दिखा जिस पर विश्वास कर सके। अब उसके बाद में शेख हसीना यहां से वहां पर लोकतंत्र की वापसी की राह देख रही है। और अगर वहां जनमत होता है, जनमत संग्रह या फिर से चुनाव होता है, तो ताकि फिर से चुनाव लड़ सके। हालांकि कोई भी लोकतंत्र में जब तक सरकार का कार्यकाल पूरा न हो जाए, बीच में सरकार को उखाड़ फेंकना किसी भी नाम पर, वो लोकतंत्र की हत्या कहलाती है। और इस हत्या में मोहम्मद यूनुस, जो वहां कहने मात्र के लिए बस सिर्फ कार्यकारी प्रमुख हैं, लेकिन वास्तव में वहां के प्रधानमंत्री, वास्तविक प्रधानमंत्री वही है, बस नाम नहीं है, लेबल नहीं है, लेकिन पूरा का पूरा वहां पर सत्ता की कमान वही संभाल के रखे हैं। मोहम्मद यूनुस का जनता से कोई लेना देना नहीं, वो जनता के बीच में बहुत ज्यादा अलोकप्रिय हैं। और वहां शेख मुजीबुर रहमान, जो बांग्लादेश के पिता कहे जाते हैं, उनके घर को भी तोड़ने का आदेश दे दिया गया है, लेकिन उनको घर को वहां के लोग बचाने में लगे हैं और इसीलिए वहां के आवाम और उनके बीच में विवाद चल रहा है। अब मैं आप लोग को बता रहा हूं कि वहां पर और क्या ऐसी चीज हो गई जो ये मान लिया जाए कि वहां लोकतंत्र की हत्या हो ही गई। सबसे पहली बात, बांग्लादेश का जो क्राइम के ऊपर जो सजा देने वाली प्रमुख जो कोर्ट है, आईसीटी, इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल्स, इसको याद कर लीजिए, बहुत काम का चीज है। बांग्लादेश का क्या है प्रमुख, सबसे ऊंची जो अदालत जो फाइनली बड़े बड़े अपराधियों को सजा देती है, आईसीटी, इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल्स। तो उन्होंने बांग्लादेश के अभी कहने मात्र को पूर्व प्रधानमंत्री, जबकि वास्तविक प्रधानमंत्री वही है, तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और गृह मंत्री, भूतपूर्व गृह मंत्री कमाल खान, दोनों को एक साथ सजाए मौत की सजा सुना दी गई। अब वो उनको मौत की सजा सुनाई गई, तो मौत की सजा सुनाते वक्त जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं, वो अगर आरोप को सुनिएगा तो आपको पता चलेगा कि बांग्लादेश में किस तरीके से लोकतंत्र को रौंदा जा रहा है और किस तरीके से बांग्लादेश का दोहरा चरित्र या दोगला चरित्र सामने आ रहा है। अब ये जो कोर्ट उनको सजा का आधार क्या बनाया, सजा मौत का, वहां की सरकार मोहम्मद यूनुस जो मौजूद है, क्या आधार बनाया है? सबसे पहला आधार ये बनाया है ना कि उन्होंने आंदोलन कर रहे छात्रों को गोली चलवाई, हेलीकॉप्टर से गोली चलवाई। भैया साफ साफ बता रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति आपको घेर लिया है और आप रहो या वो रहो, आपके ऊपर जानलेवा हमला किया है, तो उसके ऊपर गोली चलवाना आत्मरक्षा कहलाता, हत्या नहीं कहलाता। और अगर ऐसी हत्या कहा जाएगा तो फिर देश के सब जितने के जितने जो लोग आत्मरक्षा की बातें करते हैं या अन्य देश की जो सेना है वो दूसरे देशों की सेना पर गोली चलाई जाती है, वो भी हत्या है क्या? नहीं, वो आत्मरक्षा के लिए किया गया आक्रमण है। तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री अभी तक पुख्ता प्रमाण नहीं दिए कि गोली चलाई है कि नहीं, लेकिन अगर चलाई भी है तो उग्रवादियों से खुद को बचाने के लिए चलाई थी। तो उसको आत्मरक्षा को उन्होंने सीधे क्या कर दिया, ये हत्या उन्होंने किया छात्रों पर। ध्यान दीजिएगा, ये चीज अभी आपको समझ में आ जाए उसका दोहरा चरित्र क्या है। आप सर पीटेंगे बांग्लादेश के अंदर जो चल रहा है उसको लेकर। वो आरोप लगा कि आंदोलन कर रहे छात्रों पर गोली चलाई। तो देखो, वो आंदोलन कर रहे थे और वो उनके घर को घेर लिए थे, उन पर जानलेवा हमला करता, तब गोली चलाई। और इतने में ही उनको सजाए मौत दे दी गई और गृह मंत्री कमाल खान को भी, या कमाल जो भी उनका नाम हो, तो उनको दोनों को सजाए मौत दिया गया और अपने बचाव में बोलने का मौका नहीं दिया गया।
अगर किसी को सजाए मौत दी जाती है तो उसके ऊपर पूरी एक लंबा प्रोसीजर चलता है, ये देखा जाता है कि वो गलती से कोई गलत व्यक्ति न हो जाए, उनको बोलने का मौका तो छोड़ दीजिए, वो तो भारत में थे, ऑटोमेटिक सारा चीज कर दिया गया। अब इसके बाद में वहां पर इसका विरोध शुरू हो गया बांग्लादेश में। अब वहां की सरकार की देखिए दोगली हरकत क्या है और लोकतंत्र का कैसे गला घोटा जाता है। अब वहां पर लोग विरोध कर रहे हैं, तो अब सरकार ने एक सर्कुलर जारी कर दिया कि कोई भी अगर रास्ते में आंदोलन करेगा तो उसे सीधे गोली मार दी जाएगी, गोली मारने का आदेश है। अब सोचिए, यहां पर अगर छात्र जो उन पर जानलेवा हमला करते, छात्र भी बोलना गलत है, छात्रों के नाम पर कट्टरपंथी लोग अगर उन पर जानलेवा हमला करने आए और उसको मार दी तो उसको कह दिया हत्या है और इसलिए उनको सजा मौत मिलना चाहिए। और वहां पर मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है वो केवल विरोध करने पर, जबकि उनको पर जानलेवा हमला नहीं करे, बस विरोध कर रही है शांतिप्रिय तरीके से, तो उसको गोली मारने का आदेश दे दिया गया है। तो एक कैसा दोहरा चरित्र है, मतलब सामने वाले पर अगर आप जानलेवा हमला करो और वो आपको मार दिया तो वो भी प्रूफ नहीं है, कंफर्म नहीं, तो उसको सीधे सजा मौत दोगे और आप खुद आंदोलन कर रहे छात्रों को गोली चलाओगे और कोई दूसरा आंदोलन के नाम पर जाकर हमला करने वाले को सीधे फांसी की मतलब सजा मौत। तो ये उसका दोगला चेहरा है। अब इसके बाद में बांग्लादेश की जो मोहम्मद यूनुस जो हैं, मैं मोहम्मद यूनुस का सरकार ही बोलूंगा, वो भारत से कहे हैं कि आप प्रत्यर्पण कीजिए, भारत को मतलब दीजिए। अब अभी की वीडियो हम लोग जानेंगे कि क्या सचमुच शेख हसीना को भारत सौंप देगा बांग्लादेश को, शेख हसीना को सौंप दिया जाएगा बांग्लादेश को या नहीं सौंपा जाएगा। इसके लिए कुछ ऐसे चीजें हैं जिसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और समझेंगे। सबसे पहले तो बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि भारत को बांग्लादेश की जो अपराधी है शेख हसीना और असदुज्जमान कमाल खान, ये दोनों को सौंप देना चाहिए, बांग्लादेश को सौंप देना चाहिए। और भारत ने जिनको शरण दिया है ये गलत है और भारत उसे सौंपे और इसके लिए कानूनी रास्तों का पालन करे। अब ये तो हो गया बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय का फरमान, और ऐसे फरमानों का भारत में कोई वैल्यू नहीं है। उस फरमानों को ना कागज की लुगदी में लपेट के डस्टबिन में भारत फेंक देता है। लेकिन एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके चक्कर में दांव पेच फंसा है और उसी को हम लोग को समझना पड़ेगा। दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि भारत और बांग्लादेश के बीच में ना प्रत्यर्पण संधि है। प्रत्यर्पण संधि का मतलब होता है एक देश का अगर कोई अपराधी दूसरे देश में चला गया है तो उस अपराधी को वो देश उसको सौंप देगा। और ये 2016 में इस संधि में ना कुछ संशोधन किया गया, मॉडिफिकेशन किया गया। अब संशोधन क्या किया गया कि संधि की धारा 6 मतलब अनुच्छेद 6 में साफ साफ कहा गया, इसको समझिएगा, अनुच्छेद 6 में यह बात कहा गया है कि अगर कोई अपराधी कोई दूसरे देश से दूसरे देश में जाता है, जैसे बांग्लादेश से भारत में आ गया है, वो अपराधी को भारत तब सौंपने के लिए बाध्य नहीं है जब वो अपराधी राजनीतिक प्रकृति का है। अब यहां पर देखिए बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना, तो जाहिर सी बात है पूरी तरीके से राजनीतिक प्रकृति की है, इसलिए अनुच्छेद जो भारत और बांग्लादेश की जो संधि 2013 में हुई थी उस संधि के अनुच्छेद 6 के अनुसार से शेख हसीना को बांग्लादेश नहीं सौंपा जाएगा। कारण क्या है, क्योंकि ये शेख हसीना राजनीतिक प्रकृति का है और राजनीतिक प्रकृति के लोगों को बाध्य नहीं है। लेकिन उसी के आगे अनुच्छेद 8 में फिर कहा गया है जो शेख हसीना के विरोध में है, उसमें कहा गया है कि अगर हत्या का आरोप न हो तभी अनुच्छेद 6 लगेगा। मतलब कोई अपराधी भाग के गया है और उसके ऊपर हत्या का अगर आरोप है तब अनुच्छेद 6 से ये नहीं कह सकता कि वो राजनीतिक प्रकृति का, इसलिए आपको नहीं सौंपेंगे। और इसीलिए जब उसको सजाए मौत दिया गया है शेख हसीना को बांग्लादेश में, तो हत्या का आरोप जानबूझकर लगाया गया था, जबकि वो हत्या नहीं, वो आत्मरक्षा है। लेकिन जैसे हर चीज का एक काट होता है ना, वैसे ही अनुच्छेद 8 में एक काट को नहीं देख पाए बांग्लादेशी सरकार, और यही शेख हसीना का बचाव का कारण है। हालांकि भारत जिसको शरण देता है ना, वो अपने आप में बचाव का रक्षा कवच ओढ़ लेता है। बांग्लादेश सरकार की इतनी औकात नहीं है कि वो भारत की मर्जी के बिना शेख हसीना को लेकर चल जाए। तो अनुच्छेद 8 है, अनुच्छेद 8 में वो तो कहा गया है कि हत्या के अपराधी को इसमें सौंपने से मना नहीं कर सकता, लेकिन एक और चीज कहा गया है कि उसके ऊपर हत्या का आरोप कोई दुर्भावना से न लगाया गया हो।
सद्भावना से लगाया गया हो। अब देखिए, शेख हसीना के ऊपर हत्या का आरोप है, लेकिन हत्या का आरोप लगाया कौन है? मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस का शेख हसीना से बहुत ज्यादा दूरी चलता है और एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, और शेख हसीना को अपने बचाव में बोलने का मौका तक नहीं दिया गया है। तो ये निश्चित तौर पर दुर्भावना से तुमको सजाए मौत दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति जुड़ती, कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस से, वीडियो कॉन्फ्रेंस से अगर जुड़ा जाता, तब ये बात होता कि उसको बचाव का मौका दिया गया है, और पूरी तरीके से अगर अपने बचाव के पक्ष में नहीं बोल पाती तो उसके ऊपर अपराध बनता था। लेकिन ये पूरी तरीके से एक दुर्भावना से ग्रस्त माना जाएगा। इसलिए अनुच्छेद 8 के हिसाब से भी बांग्लादेश को शेख हसीना को नहीं सौंपा जा सकता। और साथ ही साथ एक बात भी है कि शेख हसीना की बांग्लादेश के अंदर इस्लामिक कट्टरपंथियों से हमेशा बहुत ही ज़्यादा दुश्मनी रही है, और वो हमेशा शेख हसीना का विरोध में ही जाते रहे हैं, और मोहम्मद यूनुस पूरी तरीके से उनके साथ में खड़ा है, और उन्हीं के सहमति से और उन्हीं के दबाव में फैसला आईसीसी का आया है। तो इसलिए भारत ये बात मान के चल रहा है कि यह सद्भावना पूर्वक लगाया गया आरोप नहीं है, इसलिए ये उनको डिपोर्ट नहीं की जाएगी, ये उनको नहीं सौंपी जाएगी। तो दोस्तों, इस तरीके से अगर हम लोग देखा जाए तो ये बात सबसे सही है कि बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना, वो बांग्लादेश की वास्तविक प्रधानमंत्री है, और उसको हटाने की जो प्रक्रिया पूरी तरीके से लोकतांत्रिक है, और भारत को भी शेख हसीना को नहीं सौंपना चाहिए, और भारत को तब तक शेख हसीना को संभाल कर रखना चाहिए जब तक बांग्लादेश में पूरी तरीके से लोकतांत्रिक सरकार ना आ जाए, और पूरी तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के तहत सब चीज चालू न हो जाए, और एक स्वस्थ चुनाव न हो जाए, और उसके बाद में बांग्लादेश की जो शेख हसीना चुनाव लड़े, और उसके बाद में वो जीत हार के बाद में सोचा जाए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और सबसे पहली भारत को बांग्लादेश में शर्त रखनी चाहिए कि आपके देश में जो चुनाव होगा वो पूरी तरीके से निष्पक्षता के साथ होगा। ऐसा नहीं कि शेख हसीना की पार्टी के जो कार्यकर्ता जो प्रचार करने जा रहे, चुनाव प्रचार करने जा रहे, सीधे उनको गोली मार दे रहे, उनको डरा रहे, उनको धमका रहे, उनको दबा रहे। नहीं, उनको आजादी के साथ प्रचार करने मतलब देना पड़ेगा, और भारत सतत निगरानी भी रखेगा, तब सौंपने की बात सोच सकता है। और वैसे आपको दोस्तों बता दूं कि बांग्लादेश में इतना क्षमता नहीं कि शेख हसीना को निकाल के चल जाए। भारत जैसा देश जिसको शरण देता है ना, उसको कोई छू नहीं पाता है। तो दोस्तों, आपको एनालिसिस कैसा लगा, विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।